एक महिला पूर्ण चक्र है, उसके भीतर सृजन, पोषण और परिवर्तन करने की शक्ति है। और कहते भी हैं कि औरत मोहताज नहीं किसी गुलाब की, वो खुद बागबान है इस कायनात की। नमस्कार, मैं हूँ रीत चौधरी और आप देख रहे हैं रियलिटी विथ रीत। सभी महिलाओं को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सेहत हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये हम जो जीवन में करना चाहते हैं उसे करने की शारीरिक और मानसिक शक्ति देती है। तो आइए कुछ शक्तिशाली तरीकों से सेहत की जिम्मेदारी लेना सीखें। रियलिटी विथ रीत के इस विमेंस डे स्पेशल एपिसोड में महिलाओं की सेहत को लेकर विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रही हैं फर्टिलिटी एक्सपर्ट गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर रिचा एनानी आलूवालिया। डॉक्टर रिचा, बहुत बहुत स्वागत है आपका रियलिटी विथ रीत के इस स्पेशल एपिसोड में। Thank you, Reed, for inviting me on this special episode, and it's a great honor to be a part of it. सो डॉक्टर, चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं सर्वाइकल कैंसर की। अकॉर्डिंग टू स्टडीज, इंडिया में जो सर्वाइकल कैंसर के केसेस हैं वो सबसे ज़्यादा हैं। महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर इतना आम हो गया है, इतनी मौतें होती हैं सर्वाइकल कैंसर से हर साल, लेकिन फिर भी इसको लेके प्रॉपर जानकारी नहीं है सब में। और मैं तो यूं कहूँगी कि एक इंजेक्शन की वजह से इससे बचा जा सकता है, ये भी लोगों को नहीं पता है। तो चाहूँगी कि आप ये बताएं कि सर्वाइकल कैंसर क्या है और कैसे इससे बच सकते हैं। रीत, completely agree. Cervical cancer is one of the most common cancers जो इंडिया में है, एंड इससे जो डेथ्स होती है एनुअली इंडिया में, इट इज़ मोर इन लैक्स आई वुड से। तो जो बच्चेदानी का मुंह होता है, आई विल शो यू। So this is the female reproductive system. ये यूट्रस है, ये सर्विक्स है। तो जो बच्चेदानी का मुंह होता है उसके कैंसर को हम सर्वाइकल कैंसर बोलते हैं। एंड इसमें प्रॉब्लम ये है कि इसका जो डिटेक्शन है वो लेट स्टेजेस में होता है, क्योंकि इसके जो सिम्टम्स हैं जैसे वाइट डिस्चार्ज होना, फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज रहना, थोड़ा सा वेट लॉस होना, ये ऐसे सिम्टम्स हैं जिसको फीमेल्स जनरली बहुत ही लाइटली लेती है। तो जब हमें पता चलता है इट इज़ अ वेरी लेट स्टेज जिस पे हम किसी को सेव करना, इट बिकम्स नियर टू इम्पॉसिबल। बट ये एक ऐसा कैंसर है जिसके खिलाफ वैक्सीन है। दुनिया में और कोई ऐसा कैंसर नहीं है। डिजीजेस के खिलाफ वैक्सीन है, बीमारियों के खिलाफ है, बट कैंसर के खिलाफ ये इकलौता कैंसर है जिसके खिलाफ वैक्सीन है। अगेन प्रॉब्लम ये है, जैसे फीमेल्स घर में, जैसे हमारी मम्मियाँ होती है जो बच्चा कुचा खाना है वो खाती है, कभी भी फीमेल्स अपने आप को प्रायोरिटी नहीं देती है। सो दिस इज अगेन द केस विद सर्वाइकल कैंसर। इनफैक्ट हमारा जो नेशनल प्रोग्राम है उसमें भी सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन इंक्लूडेड नहीं है। आउटसाइड इंडिया दिस इज नॉट द केस। इसकी जो वैक्सीन है इजीली अवेलेबल है। अगर 15 ईयर्स से कम की बच्चियां लगवाती है, 9 to 15 ईयर्स की लगवाती है, तो सिर्फ 2 डोजेज लगते हैं। एंड अगर 15 ईयर्स के बाद फीमेल्स लगवाती हैं तो 3 डोजेज लगते हैं। 9 साल से लेके 26 ईयर्स तक ये हम लोग बोलते हैं कि आप लगवा लो तो बेटर है, दैट इज बिफोर बिकमिंग सेक्सुअली एक्टिव। बट अगर कोई फीमेल 45 ईयर्स तक भी इसको लगवाना चाहती है तो एक डॉक्टर को कंसल्ट करके लगवा सकती है। ये तो हो गया प्रिवेंशन, कि हम किसी चीज को होने ही ना दे। दूसरा है कि इस कैंसर को हम पहले कब पकड़ सकते हैं, स्टेज 1 में कैसे पकड़ सकते हैं। तो एक पैप्समियर करके टेस्ट होता है, उसमें हम क्या करते हैं, इट्स अ वेरी सिंपल टेस्ट, इतना कॉस्टली भी नहीं है। ये जो मुंह होता है, अगेन सर्विक्स होता है, उसको हम जब गायनी एग्जामिनेशन करते हैं तो यहाँ के सेल्स को हम एक ग्लास स्लाइड में ले लेते हैं, जो डिस्चार्ज होता है उसको एक ग्लास स्लाइड में स्प्रेड करके लैब में भेज देते हैं। और उसकी रिपोर्ट से अगर अगले 5 to 10 ईयर्स में भी कैंसर होने वाला है तो हमें पहले ही पता चल जाता है। 5 to 10 ईयर्स, नेक्स्ट 5 to 10 ईयर्स में। सो उसका इतना अच्छा डिटेक्शन रेट है, बट सिंस वी डोंट हैव अवेयरनेस हम ये करवाते नहीं है। तो पैप्समियर उनके लिए रिकमेंडेड होता है जो सेक्सुअली एक्टिव है। 30 ईयर्स के बाद हर फीमेल को एवरी 3 to 5 ईयर्स में ये एक टेस्ट करवाना ही चाहिए। सो ओनली 2 थिंग्स, एक तो वैक्सीन एंड पैप्समियर, इन दोनों से ये कैंसर के खिलाफ बचा आराम से जा सकता है। ओके। तो डॉक्टर रिचा, कह सकते हैं कि एक सिंपल सा टेस्ट और एक वैक्सीन न जाने कितनी महिलाओं की जान बचा सकती हैं। बस ज़रूरी है कि इसके लक्षण पता होना, और लक्षण पता होने पे सही स्टेप उठाना और चुप ना रहना। सो अभी क्या है, इन दिनों महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर भी बहुत ज़्यादा आम हो गया है। तो किस तरह से एक महिला खुद से सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन कर सकती है? सो अगेन राइटली सेड,
ब्रेस्ट कैंसर सबसे कॉमन है, इनफैक्ट मोर कॉमन देन सर्वाइकल कैंसर इंडिया में. सर्वाइकल कैंसर इज इन द सेकेंड रैंक, फर्स्ट इज ब्रेस्ट कैंसर, इतना कॉमन है. एंड अगेन ये भी एक सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन जैसे आपने बोला उससे डिटेक्ट इजीली हो सकता है एंड इजीली क्योरेबल है विद सर्जरी. तो इसके लिए 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है. एक तो है ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन जैसे आपने बोला, दूसरा रेगुलर डॉक्टर या गायनेकोलॉजिस्ट विजिट्स, एंड थर्ड इज मैमोग्राफी जो एक्सरे होता है ब्रेस्ट का आफ्टर 40 years ऑफ एज. ये तीनों चीज आई वुड से एक नया टर्म आया है जिसको हम बोलते हैं वी शुड बी ब्रेस्ट अवेयर. ओके. तो ये 3 चीज़ें मिलके आप अपना ब्रेस्ट कैंसर होने के या अगर होता भी है तो उसको इजीली क्योर करने के चांसेस बढ़ा सकते हैं. ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन के लिए आपको कुछ चीज़ें ध्यान करनी है. अगर आपके पीरियड्स रेगुलर हैं तो आपको ये तब करना है जब आपके पीरियड्स पूरे हो जाए, मतलब 5th 6th डे. उसके बाद के जो 3-4 दिन होते हैं पीरियड खत्म होने के, एवरी मंथ आप कर सकते हैं. एवरी मंथ ज़्यादा लग रहा है तो एटलीस्ट ऑल्टरनेटिव मंथ्स तो करना ही है. अगर कोई फीमेल को मेनोपॉज आ गया है तो आपको एवरी मंथ एक फिक्स डेट पे करना है. फिर कैसे करना है, तो आइडियली दो चीज़ें होती है ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन में. एक होती है सिर्फ इंस्पेक्शन, मतलब जिसमें हम अपने आप को एक मिरर के सामने खड़े रह के सिर्फ देखना है, पाल्पेट नहीं करना है, मतलब टच करके नहीं देखना है. एंड द सेकेंड पार्ट इज पाल्पेशन जिसमें हम ब्रेस्ट को आराम से पाल्पेट करके चेक करते हैं. तो इंस्पेक्शन अपने को कैसे करना है, खुद को अनड्रेस करके अपने जो आर्म्स होते हैं वो इधर वेस्ट पे लगा के वी हैव टू इंस्पेक्ट बोथ द ब्रेस्ट के दोनों ही ब्रेस्ट में कोई साइज ऊपर नीचे है, ज़्यादा कोई बड़ी ब्रेस्ट लग रही है या छोटी लग रही है, या जो निप्पल का पार्ट है वो अजीब सा लग रहा है, रिट्रैक्टेड लग रहा है, या फिर सिमेट्री जो हम बोलते हैं उसमें कोई भी गड़बड़ लग रही है, वो ऐसे हाथ रख के अपने को चेक करना है. सेकेंड पार्ट इज पाल्पेशन. पाल्पेशन आइडियली बेस्ट तब रहता है जब आप शावर में हैं. तो आपको क्या करना है, जो सोप आप अप्लाई करते हैं अपने हाथ में और अपने ब्रेस्ट पे, आपको सोप अप्लाई करना है. इससे ना थोड़ी सी सेंसिटिविटी, कोई भी अगर लंप या कोई गांठ है तो वो सेंसिटिविटी बढ़ जाती है फिंगर टिप्स की, इसीलिए दोनों ही सरफेस पे सोप होना ज़रूरी है. फिर आपको एक हाथ ऊपर रखना है जिस भी ब्रेस्ट को एग्जामिन करना है, या तो ऐसे 90 डिग्री में या तो हाथ के पीछे, एंड दूसरे हाथ की 3 फिंगर से जो टिप्स होती है उससे फील नहीं करना है, ये जो पल्प होता है उससे फील करना है. सर्कुलर मोशंस में पूरे ही ब्रेस्ट टिश्यू में आप सर्कुलर मोशन में फील करो ब्रेस्ट को. कहीं पे भी अगर आपको लंप फील हो रहा है या हार्डनेस फील हो रही है या इनफैक्ट पेन फील हो रहा है तो आपको बताना है. ब्रेस्ट के साथ साथ ही जो ये एक्जिला होता है जो हम बगल बोलते हैं उसमें भी आपको फिंगर से फील करना है. तो लिम्फ नोड्स अगर कैंसर होता है या इन्फ्लेमेशन होता है तो लिम्फ नोड्स भी एनलार्ज होते हैं तो वो भी फील करना है. अगर इनमें आपको कोई भी चीज़ में डाउट लगता है तो तुरंत ही एक गायनेक या कोई भी सर्जन जो होते हैं उनको आप कांटेक्ट करें. ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन के साथ साथ जैसे मैंने पहले भी बोला, रेगुलर गायनेक विजिट्स ईयरली वंस एटलीस्ट फॉर ऑल द फीमेल्स, एंड मैमोग्राफी 40 years के बाद रेगुलरली. ये तीनों चीज़ें ही आपको ब्रेस्ट कैंसर से बचा सकती है. सो डॉक्टर, एक और चीज़ मैं जानना चाहूँगी कि ये जो ब्रेस्ट कैंसर है क्या कुछ इसके रिस्क फैक्टर्स भी हैं? ब्रेस्ट कैंसर के एक्चुअली बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स होते हैं जिसमें से फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट है अगर आपको कोई फैमिली हिस्ट्री है, जैसे मैटरनल साइड आपकी मम्मी को, मासी को, मामा या मासी की बेटियों को, किसी को भी अगर ब्रेस्ट कैंसर है देन आपको ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस थोड़े से ज़्यादा है. जो कि एक जीन आती है BRCA1 BRCA2, उसके एनालिसिस से हमें पता चल सकता है. बट अगेन इस चीज़ के लिए आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें वेदर ये आपको करवाना चाहिए या नहीं. दूसरा, अपने लाइफस्टाइल. अगर आप एक रेगुलर एक्सरसाइज, गुड लाइफस्टाइल फॉलो नहीं करते हैं, अच्छा डाइट नहीं ले रहे हैं, देयर इज अल्कोहल इन्वॉल्व, स्मोकिंग इन्वॉल्व, या फिर अगर आपके कभी पहले बच्चे नहीं हुए हैं, मतलब आप मोर देन 30-35 years ऑफ एज है, आपके बच्चे नहीं हुए हैं, आपने ब्रेस्ट फीड नहीं कराया है, देन चांसेस ऑफ गेटिंग अ ब्रेस्ट कैंसर थोड़े से इंक्रीज हो जाते हैं. सो टू इम्प्रूव अपने चांसेस कि आपको ना हो ये चीज़, तो आपको बहुत ही एक एक्टिव लाइफस्टाइल रखनी है. You should have at least one child if you are married, and breastfeeding karana again is protective. Okay. So doctor, what is the right age for pregnancy and how IVF plays a significant role in today's time? ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन है रीत जो आपने पूछा है, बिकॉज इसकी भी अवेयरनेस लोगों में है नहीं.
आइडियली ना नेचर ने हमारी बॉडीज ऐसे बनाई है कि सबसे ज़्यादा जो फर्टाइल एक फीमेल होती है वो अपनी अर्ली 20s में होती है, जब एक्चुअली हम में मैच्योरिटी नहीं होती है कि हम राइट पार्टनर चूज करें, हम शादी करें एंड देन यू नो प्रोफेशनली भी हम सेटल्ड हो। तो वो जो प्रोफेशनल क्लॉक होती है और बायोलॉजिकल क्लॉक होती है वो उल्टी डायरेक्शंस में चलती है। वी एक्चुअली आर रियली फर्टाइल बिटवीन 18 to 25 ईयर्स ऑफ एज, पर तब तक अपन प्रोफेशनली सेटल नहीं हुए होते हैं। एंड आई ऑल्सो डोंट एनकरेज दिस कि अगर आप अपने प्रोफेशनली या करियर वाइज इफ यू आर नॉट सेटल्ड देन यू शुड like plan your family. But yes, between 25 to 30 years of age is a good time to start your family. Why? Because 30 years के बाद जो एग्स कम होने की स्पीड होती है वो बढ़ जाती है एंड 35 ईयर्स के बाद उसका क्वालिटी भी खराब होना शुरू हो जाता है। आइडियली आई वुड से इन इंडियन सिनेरियो आफ्टर 32 क्वालिटी स्टार्ट्स डिटोरिएटिंग। Okay, after 32. आफ्टर 32 भगवान ने ना मेल्स को तो ऐसे मानो एक फैक्ट्री की तरह बनाया है। दे विल प्रोड्यूस स्पर्म्स एवरी 2 months। वी आर बॉर्न, हम अपने को एक गो डाउन के जैसे बना दिया है। बाय बर्थ ही वो एक एग काउंट दे दिया कि इतना एग अलग अलग एवरी फीमेल को। एंड जैसे जैसे अपनी एज बढ़ती है, जैसे मैंने बोला, वो एग काउंट कम होता है। दैट इज वाई आफ्टर 30 द एग काउंट स्टार्ट्स डिक्रीजिंग एंड पोस्ट 32 द क्वालिटी इज ऑल्सो पुअर। सो आइडियली आई वुड से, मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ कि आप 35 से पहले प्रेग्नेंट हो जाओ या 32 से पहले प्रेग्नेंट हो जाओ, बट येस प्लान योर रिप्रोडक्टिव साइकिल ऑल्सो। अगर जैसे इफ़ यू आर 30-32 राइट नाउ, अगर आपको कोई अच्छा पार्टनर नहीं मिला है तो ऐसा नहीं है कि किसी के साथ भी सेटल हो जाओ, बट देयर इज समथिंग नोन एज एग फ्रीजिंग जो आप एक IVF साइकिल के थ्रू करवा सकते हैं। उसमें हम आपके एग्स फ्रीज करके रख सकते हैं। सो इवन आफ्टर 40 अगर आपको प्रेग्नेंट होना है तो वो क्वालिटी जो एग्स की होगी वो तो यंगर क्वालिटी होगी। सो थ्रू IVF इट इज़ कंपैरेटिवली वेरी इजी कि आप प्रेग्नेंट हो पाओ। जब तक आपको अपना करियर वाइज भी आप सेटल हो गए हो, यू हैव योर फेवरेट पार्टनर ऑल्सो विथ यू, देन यू कैन प्लान योर प्रेगनेंसी। But plan your pregnancy like you plan your career. That is important because I have so many patients, so many single females जो मेरे पास 36 पे अभी आ रही है कि अब हमें एग फ्रीज करवाना है। The ideal age of egg freezing भी 34 या उससे पहले है, क्योंकि पोस्ट 35 तो एनीवेज क्वालिटी खराब है, तो वो वाले एग्स फ्रीज करके हम मतलब नहीं है। सो इट इज़ बेटर अगर आप 30-31 की एज में है, यू हैव नॉट गॉटन मैरिड येट, आपको प्रेगनेंसी पता है, यू आर वेरी हेड स्ट्रॉन्ग कि मुझे अपना करियर बनाना है, उसके बाद ही प्रेग्नेंट होना है 35 के बाद, फ्रीज योर एग्स सो दैट यू हैव दैट फ्रीडम कि अगर मुझे प्रेग्नेंट होना है कभी भी तो आई हैव माई एग्स फ्रोजन, मैं हो सकती हूँ। सो दैट अवेयरनेस शुड बी देयर। दैट इज हाउ IVF प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन अचीविंग जो रिप्रोडक्टिव एक फ्रीडम चाहिए फीमेल को, जो नेचर ने ऐसे बनाया है। उसके साथ अगर अपना टाइम टेबल नहीं बैठ रहा है तो लेटर भी आप प्रेग्नेंट हो सकते हैं थ्रू IVF। ओके, इसमें मैं और एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी रीत, कि ये थोड़े से मिथ होते हैं फीमेल्स को। PCOS जो कि एक बहुत ही कॉमन कंडीशन है जिसमें लोगों के पीरियड्स चढ़ के आते हैं, मुंह और बॉडी पे अनचाहे बाल रहते हैं, वेट बढ़ जाता है। ऐसे कंडीशन में फीमेल्स को ऐसा लगता है कि मैं प्रेग्नेंट कभी नहीं हो पाऊंगी या फिर मुझे IVF ही जाना पड़ेगा, तो ऐसा नहीं है। बिकॉज PCOS मेजरली इज़ अ लाइफस्टाइल इशू। अगर आप अपनी लाइफस्टाइल कंट्रोल में रखते हैं, एक्सरसाइज करते हैं रेगुलरली, अच्छा डाइट ले रहे हैं, स्ट्रेस कम ले रहे हैं, तो आप नेचुरली भी कंसीव कर सकते हैं। बट येस यू शुड अगेन प्लान योर मदरहुड जैसे आप अपना करियर प्लान कर रहे हैं पहले, जैसे मैंने बोला। बिकॉज विथ PCOS एग की क्वालिटी थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज रहती है, इसीलिए थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है प्रेगनेंसी में। यू माइट नीड सम मेडिकेशंस बट यू कैन कंसीव नेचुरली अगर बाकी सारी चीज़ें नॉर्मल है तो। डॉक्टर रिचा, आजकल का जो यूथ है वो बर्थ कंट्रोल पिल्स पे बहुत ज़्यादा निर्भर हो गया है। सो व्हाट आर द पोटेंशियल साइड इफेक्ट्स फॉर दिस? रीत, थैंक यू फॉर आस्किंग मी दिस क्वेश्चन बिकॉज ये मुझे इसका चाहिए था कि मैं इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करूं। जो मैं सिचुएशन देख रही हूँ अभी, जो आजकल की जनरेशन है, मुझे उनसे डर लग रहा है एक्चुअली। बिकॉज कितना इजीली ये लोग सेक्सुअल इंटरकॉर्स को ले रहे हैं, मतलब इतना लाइटली। जैसे मैं 9 से 5 तो सुबह आई एम IVF इनफर्टिलिटी कंसल्टेंट, 5 बजे बाद जो मेरी गायनी प्रैक्टिस होती है उसमें मेरे पास इतनी फीमेल्स आती है वेरी वेरी यंग, लाइक फ्रॉम 20 ईयर्स टू 24 ईयर्स ऑफ एज, जो आराम से दे आर लाइक हमें अबॉर्शन वाली किट दे दो बिकॉज वी आर प्रेग्नेंट। एंड अशेम तो चलो ठीक है, दैट इज़ देयर बॉडी,
मैं वो उस बारे में आई एम नॉट बीइंग जजमेंटल एट ऑल, बट वो ध्यान ही नहीं रख रहे। बिकॉज जो सुबह वाली प्रैक्टिस जैसे मैंने बोला, उसमें ऐसे बहुत से केसेस हैं मेरे पास जिन्होंने पहले ऐसी किट ली है जब उनको बच्चा नहीं चाहिए था, और अब दे आर क्राइंग 10 साल बाद, 12 साल बाद, दे आर नॉट एबल टू कंसीव। तो अभी की जो लड़कियां हैं उनको ये नहीं पता, टेम्पररी साइड इफेक्ट्स तो हर पिल्स के सबको ही पता है, जैसे नोजिया होता है, वॉमिटिंग जैसा, हेडेक, ब्लोटिंग, पीरियड्स इरेगुलर होना, कभी कभी ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है, वो तो है ही, बट एक लॉन्ग टर्म इफेक्ट भी होता है। यू माइट हैम्पर योर फर्टिलिटी, आप कंसीव नहीं कर पाओ आगे फ्यूचर में, ये भी एक बहुत ही बड़ा साइड इफेक्ट है बार बार पिल्स लेने का। दूसरा मैं एक किस्सा शेयर करना चाह रही हूँ। देयर वॉज अ फीमेल, बहुत ही यंग, उसका बॉयफ्रेंड था, सो दे वर इंटीमेट, लिव इन रिलेशनशिप में थे या जो भी। तो उन्होंने इतनी बार वो जो दे डिडंट नो, एक तो 2 टाइप्स की पिल आती है अलग अलग, एक आती है अबॉर्शन वाली पिल जो अलग होती है, एक होती है जो इमरजेंसी में अपन लेते हैं, आई पिल जो बोलते हैं, वो अलग होती है। उसको उन दोनों के बीच में डिफरेंस ही नहीं पता था। उसने आई पिल इतनी बार ली, उसको ऐसा लगा कि यही अबॉर्शन पिल है, कि शी लैंडेड इन सीवियर ब्लीडिंग, इतनी ब्लीडिंग कि उसको एडमिट किया गया था आईसीयू में, बिकॉज शी फेंटेड, इतनी ब्लीडिंग। तो दीज आर ऑल्सो, वो बोलते हैं ना हाफ नॉलेज, ये थैंक्स टू गूगल सब लोग ही डॉक्टर बन गए आजकल, तो ये हाफ नॉलेज भी बहुत डेंजरस है। सो आई वुड से यस, इट इज योर लाइफ, यस यू हैव द फ्रीडम टू बी सेक्सुअली इंटीमेट विथ योर पार्टनर, एंड आपकी चॉइस है, बट एटलीस्ट टेक केयर। सिर्फ अनवांटेड प्रेगनेंसी नहीं, अगर आप प्रिकॉशंस जैसे कॉन्डम या कुछ यूज़ नहीं करते हैं, तो जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस हैं जैसे एड्स, जैसे हेपेटाइटिस, सिफिलिस, जो आपको पूरी जिंदगी आपके साथ रहेंगे, वो भी आप अपने आप को एक्सपोज कर रहे हो। जैसे अगेन सर्वाइकल कैंसर, आई वुड से दैट इज ऑल्सो अ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। सो यू शुड ऑलवेज टेक केयर, बी इंटीमेट बट बी सेफ फर्स्ट। सो डॉक्टर, एक और चीज़ जानना चाहूँगी कि व्हाट कैन बी द रीजंस ऑफ अर्ली मेनोपॉज इन फीमेल्स? अर्ली मेनोपॉज आपने जैसे बोला, वो बहुत कारणों से होता है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट बीइंग के जो बाय बर्थ जो एग्स दिए होते हैं नेचर ने, वो अगर जल्दी ख़त्म हो जाते हैं, तो एक तो उसको बोलते हैं प्री मैच्योर ओवेरियन इनसफिशिएंसी, या फिर जैसे अपनी जो फीमेल है उसकी मम्मी को जल्दी पीरियड्स बंद हो गए, तो देयर आर चांसेस कि आपको भी जल्दी बंद हो जाए, हेरिडिटरी कॉज रहता है। या फिर किसी को ट्यूबरक्लोसिस हुआ है, जेनाइटल ट्यूबरक्लोसिस, टीबी 2 टाइप, मतलब सबको ऐसे, जब भी मैं टीबी बोलती हूँ सब लोग बोलते नहीं हमें तो हो ही नहीं सकता, तो वो छाती वाली टीबी अलग होती है, बच्चेदानी वाली टीबी अलग होती है। तो अगर किसी को बच्चेदानी वाली टीबी हुई है तो भी एक अर्ली मेनोपॉज आ जाता है। लाइफस्टाइल प्लेज अ मेजर रोल, अगर आप you are into too much into alcohol, drugs, smoking, then again you may get early menopause. Also COVID, post COVID हमने देखा है कि जो AMH है, एंटी मुलेरियन हार्मोन लेवल्स बोलते हैं, जिससे हमें ओवेरियन रिजर्व के बारे में या कितने एग्स बच रहे हैं उसके बारे में पता चलता है, वो भी देखा गया है कि पोस्ट कोविड भी लोगों का AMH ड्रॉप हुआ है। सो अगेन देयर आर मल्टीपल रीजंस। तो अगर आपको ऐसा कोई भी सिम्टम है, जैसे बहुत ही गर्मी लग रही है, या पीरियड्स बहुत ही चढ़ के आ रहे हैं, आपके हेयर फॉल हो रहे हैं, स्ट्रेस बहुत बढ़ रहा है, ऐसे कोई भी कंडीशन है, देन गेट योर गायनी कंसल्टेशन डन, क्योंकि हो सकता है कि आपका एग रिजर्व जल्दी खत्म हो रहा हो, एंड ऐसे केसेस में हम हार्मोनल थेरेपी भी देते हैं। ज़्यादातर फीमेल्स तो वेट करती हैं कि कुछ होगा तभी टेस्ट करवाना है या गायनेक के पास जाना है। सो अकॉर्डिंग टू यू, हाउ ऑफन अ फीमेल शुड विजिट अ गायनेक? अगेन अ वेरी गुड क्वेश्चन, क्योंकि यही नहीं पता होता कि गायनेक के पास कब जाना है, जब वही क्या बोलते हो हिंदी में, एक सेइंग है ना कि आग लगेगी तब कुआं खोदेंगे, वो वाला टाइप्स होता है गायनेक कंसल्टेशंस में मेजरली। प्रिवेंटिव गायनी कंसल्टेशन के लिए मेरे पास आज तक बहुत ही कम लोग आए हैं, जो बहुत ही अवेयर है वो ही आते हैं। जैसे आप अपना बीपी, शुगर, थायराइड, ब्लड, कोलेस्ट्रॉल सब कुछ चेक करवा लेते हैं ईयरली एक बारी, है ना, ऐसे ही साल में एक बारी अपनी गायनी से कंसल्टेशन लेना बहुत ज़रूरी है। क्यों? जैसे मैंने पहले बोला, सर्वाइकल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, इन सब की चेकिंग के लिए, पैप स्मीयर लेने के लिए, आपकी जनरल गायनी हेल्थ, कोई इन्फेक्शन तो नहीं हो रहा है उसके लिए, एंड ओवरऑल आई वुड से एक फीमेल का जो भी उनकी गायनी है उसको वो जितना बता पाएगी, स्पेशली अपनी सेक्सुअल हेल्थ के रिलेटेड, आई डोंट थिंक वो कोई अपने और डॉक्टर के साथ शेयर कर पाएगी। सो फॉर दैट सेक्सुअल वेलबींग, मेंटल वेलबींग एंड रिप्रोडक्टिव वेलबींग,
साल में एटलीस्ट एक बार, चाहे कोई रीजन हो नहीं हो, यू शुड ऑलवेज विजिट योर गाइनी एंड गेट योरसेल्फ चेक। एक बार तो आना ही चाहिए साथ। बिल्कुल। डॉक्टर रिचा, एक सवाल जो आई थिंक सभी जानना चाहते हैं कि रियलिटी विथ रीत के थ्रू आप क्या टिप्स देना चाहेंगी टू लीड अ हेल्दी लाइफस्टाइल, और कुछ ऐसी चीजें जो हमारी हाइजीन के लिए बहुत जरूरी है। पहले हाइजीन की बात करते हैं, फिर ओवरऑल हेल्दी लाइफस्टाइल। सो फॉर हाइजीन, जो मोस्ट कॉमन सिम्टम होता है फीमेल्स का, वो होता है कि बर्निंग यूरिनेशन, यूटीआईज जो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस बोलते हैं, वो बहुत ही कॉमन है। एंड वाइट डिस्चार्ज वाली प्रॉब्लम एज अ गाइनी, ये मेजर ओपीडी कंप्लेंट्स रहती है मेरी। तो फॉर उसके लिए सबसे पहले पानी आपको ज़्यादा पीना है। इतना भी नहीं कि आप बार बार यूरिन जाते रहे, बट एटलीस्ट इतना कि जो आपका यूरिन का कलर है वो डार्क येलो ना रह के लाइट येलो या टूवर्ड्स वाइटिश थोड़ा सा ऐसा कलर हो, एंड इनफ क्वांटिटी में आपको यूरिन आए उतना। दूसरा, जब भी आप यूरिन जाते हैं तब नॉट ओनली व्हेन यू आर गोइंग फॉर टॉयलेट, बट आप यूरिन करने जाते हैं तभी भी आपको वाटर से आपको नीचे के पार्ट्स को क्लीन करना है एंड उसको गीला नहीं रखना, बिकॉज वेर एवर देर विल बी मॉइस्चर विल अट्रैक्ट बैक्टीरिया एंड ऑर्गेनिजम्स, तो उसकी वजह से इन्फेक्शन होता है। तो आपके नीचे के एरिया को आपको टिश्यू से वाइप भी करना है, और जो वाइप करने की भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है, दैट इज फ्रॉम फ्रंट टू बैक। अगर अपन बैक टू फ्रंट वाइप करेंगे तो जो एनस के आसपास बैक्टीरिया है वो अपन आगे लेके आते हैं, इसीलिए रिकरेंट इन्फेक्शंस होते हैं। तो आपको क्लीन करना है पानी से, टिश्यू से फ्रंट टू बैक वाइप करना है, डिस्कार्ड द टिश्यू, अगेन फ्रंट टू बैक एंड डिस्कार्ड। इन शॉर्ट, नीचे के एरिया को क्लीन एंड ड्राई रखना है। नेक्स्ट थिंग आई वुड से इज आपको कॉटन अंडरगारमेंट्स ही पहनने चाहिए। रात को आइडियली यू शुड नॉट वेयर अंडरगारमेंट्स फॉर योर ब्रेस्ट हेल्थ ऑल्सो एंड फॉर योर पेल्विक हाइजीन ऑल्सो। अगर आप फिर भी यू आर नॉट कंफर्टेबल, यू वांट टू वेयर अंडरगारमेंट्स, यू शुड चेंज योर अंडरगारमेंट्स। जो सुबह से पहन रखे हैं उसमें ही नहीं सोना चाहिए, ऑलवेज चेंज इट एंड देन स्लीप। ऑल्सो जो सैनिटरी नैपकिन्स है, टेम्पॉन्स है या मेंस्ट्रुअल कप्स है जो आप यूज़ कर रहे हैं, वो आपको फ्रीक्वेंटली चेंज करने चाहिए या क्लीन करने चाहिए व्हेन एवर यू आर इन योर मेंसेस, वो हमेशा ध्यान रखना है। तो ये थी कुछ हाइजीन की टिप्स। अब आते हैं जो नॉर्मल लाइफस्टाइल के बारे में मैं बोलूँगी। इसमें क्या होता है ना, जैसे मैंने बोला, बिकॉज इंडिया हैज़ बीन अ पेट्रियार्कल सोसाइटी पहले से, तो फीमेल्स जो खुद का ध्यान रखती है उनको सेल्फिश कंसिडर किया जाता है। तो आई विल नॉट से इट इज सेल्फिश, वाई? बिकॉज अगर आप एक मेल को हेल्दी रखते हो तो आप सिर्फ एक पर्सन को हेल्दी रखते हो। अगर एक फैमिली की फीमेल हेल्दी है तो पूरा परिवार हेल्दी रहता है। तो रादर आई वुड से इफ यू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एज अ फीमेल, यू आर टेकिंग केयर ऑफ द होल फैमिली। सो सेल्फिश तो बिल्कुल ही नहीं है। सो आपको क्या करना है एक हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए? सिर्फ 1 घंटा अपने आप के लिए निकाले 24 घंटे में से, विच इज़ वेरी ईजी। वो भी सिर्फ 5 दिन हफ्ते के, 2 दिन आप रेस्ट ले सकते हैं। उस 1 घंटे में 45 मिनट्स आपके फिजिकल वेलबींग के लिए, जिसमें आप कोई भी एक्सरसाइज करें, डांसिंग, योगा, एरोबिक्स, जिमिंग, वॉट एवर यू लाइक, और ओनली वॉकिंग इज ऑल्सो ओके। 15 मिनट्स आप अपने मेंटल या स्पिरिचुअल वेलबींग के लिए निकालें, जिसमें आप प्राणायाम, योगा, सिर्फ एफर्मेशन सुनिए यूट्यूब पे और वॉट एवर यू लाइक, बट वो 15 मिनट्स फॉर योर मेंटल वेलबींग एंड 45 मिनट्स फॉर योर फिजिकल वेलबींग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साथ ही में एक हेल्दी लाइफस्टाइल ट्राई करें, ज़्यादा फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, जो नेचुरल फूड्स है, ऑर्गेनिक फूड्स है, उसके लिए आपको ज़्यादा ध्यान रखना है। एंड दैट इज़ इट। इतना सिर्फ करिए, डाइट अच्छा लीजिए, एक्सरसाइज करिए, खुश रहिए, दैट इज़ इनफ टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। Thank you so much, Dr. Richa, for taking out the time for today's special episode. Thank you, Reet. It was wonderful being a part of it. It is very noble what you are doing for the society. Carry on. Thank you. ये एक छोटा सा गिफ्ट हम रियलिटी विद रीत की पूरी टीम की ओर से आपके लिए लेकर आए हैं। Thank you. Thank you, Reet. It was utmost pleasure being a part of your show. You yourself, being an independent and strong female, are raising a group of such strong females, which is admirable. We need to take care of ourselves as a priority, and through you and your show,
I am glad that I educated and played my part as a gynecologist in promoting it. Thank you for that. Best wishes and regards, Dr. Richana. Thank you so much for your lovely wishes.